Hello dear students, in this video we will discuss definite integral part 1. So first of all, we will discuss definition of this definite integral. So let fx is a function defined in closed इंटरवल ए बी। अब इसमें क्या है कि फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया लेट एफ एक्स और जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है। तो पहले तो सबसे पहले हम यही बात क्लियर कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल आखिर होता क्या है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको कुछ चीजें यहाँ समझनी रहेंगी, जैसे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल में जो वैल्यू आती थी वो आपको मिलता था फंक्शन। जब आपको स्लोप गिवन होती थी, इन दैट केस हम क्या करते थे, फैमिली ऑफ फंक्शंस फाइंड आउट करते थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ भी चीज वही है, बट डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब है यहाँ एक फिक्स वैल्यू आएगी। सो मैं डेफिनेशन में यहाँ बता रहा हूँ आपको कैसे। लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। एक फंक्शन है एफ एक्स जो बंद अंतराल ए बी में परिभाषित है, एंड वन अनदर फंक्शन फाई एक्स इज डिफाइंड सच दैट एक दूसरा फंक्शन है फाई एक्स जो इस तरह से डिफाइन है कि इसका डिफरेंशिएशन फाई डैश एक्स दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। समझने वाली बात है कि इस एक दूसरा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, और एफ एक्स किस में डिफाइन है, क्लोज इंटरवल ए बी में। सो फॉर ऑल एक्स इन डोमेन ऑफ एफ, यानी x जो डोमेन ऑफ f, ये जो फंक्शन है इसका डोमेन x, सो इस डोमेन के सभी x के लिए कि इसका डिफरेंशिएशन किसके इक्वल है, fx के। तो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, कन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज सेड टू बी इंटीग्रेशन। सो हम इसको क्या कह सकते हैं, फाई डैश x इज इक्वल टू fx। सो मतलब सीधा इसका ये हो गया कि fx का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई x होगा, क्लियरली। तो डेफिनेशन डेफिनेट इंटीग्रल की है कि इस a से b इस लिमिट में इस एफ एक्स का इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। किसमें डिफाइन था ये फंक्शन, क्लोज इंटरवल ए टू बी। सो ए इनिशियल यानी लोअर लिमिट हो गई, बी फाइनल यानी अपर लिमिट हो गई। सो इस लिमिट में ए से बी तक इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन आपको पता करना है, सो ये वैल्यू एफ एक्स का इंटीग्रेशन जनरली क्या आएगा, फाई एक्स आएगा। लेकिन इस लिमिट को इस तरह से कंसीडर करेंगे ए टू बी और फाई एक्स। अच्छा, इसमें एक चीज और है, जैसे जब हम इसका एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स, तो डेफिनेट है एफ एक्स का इंटीग्रेशन फाई एक्स और प्लस में कांस्टेंट और आएगा, और ये लिमिट लगा दिया हमने। सो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि अपर लिमिट, फंक्शन में अपर लिमिट यानी फाई बी और प्लस सी रहेगा इस तरह से, माइनस फिर लोअर लिमिट, ये ध्यान रखना, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स की जगह पे अपर लिमिट लग जाएगा, माइनस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट। सो पूरा फंक्शन आ गया फाई वी यानी फाई एक्स, बी आ गया अपर लिमिट प्लस कांस्टेंट, फिर फाई ए फिर कांस्टेंट। सो आप देख रहे हैं सी से सी कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा फाई बी माइनस फाई ए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। मींस ए टू बी में एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैसे लगाएंगे, एफ एक्स इसका इंटीग्रेशन कोई वैल्यू होगी, कोई फंक्शन होगा जिसको हमने फाई एक्स कहा है, तो कांस्टेंट आता है, तो लिमिट कैसे अप्लाई होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये इसकी डेफिनेशन है डेफिनेट इंटीग्रल की। और
अब इसके बेसिस पे हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स लेंगे। हालांकि इसका जो यूज है वो कई तरह से यूज करते हैं कि कोई इनफाइनाइट सीरीज है उसका सम निकालने में इसका यूज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज हम किसी प्लेन के यानी समतल के प्लेन फिगर्स के एरियाज निकालने में करते हैं, ठीक है। और हम आगे इसमें बेसिक एग्जांपल्स लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो बेसिक ये है कि जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे 1/3x+4 और लिमिट आपका है 1 से लेकर के 2, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। सो ये बिल्कुल सिंपल नॉर्मल मेथड से, इसमें कहीं कुछ नहीं करना, नॉर्मल मेथड से आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिएगा और नॉर्मल मेथड से इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर ये लिमिट पुट कर दीजिए। कैसे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log 3x+4 ये हो जाएगा। अब x का कोफिशिएंट 3 है तो ये कहाँ आ जाएगा, 1/3 कांस्टेंट है, सो 1/3 को बाहर रखो। अब यहाँ इसमें इंटीग्रेशन होने के बाद हालांकि प्लस सी आएगा लेकिन उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आता, यानी प्लस सी नहीं आता है। सो लिमिट यहाँ पे थी 1 और 2, इस तरह से लिख लेंगे इसको। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 लिखा रहने दीजिए, फिर log 3 × 2 यानी 6+4, सो 6+4 अपर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 3 × 2+4 अपर लिमिट लग गई, माइनस लोअर लिमिट, तो 3 × 1+4 इस तरह से। सो 1/3 log यहाँ हो गया 10 - log 7। अब आप क्या लिख सकते हो, 1/3 log 10/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम बेसिक ही अभी यूज कर रहे हैं जिसमें आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो मेथड्स आपने पढ़े थे, जिसमें कुछ सम यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, और पार्शियल फ्रैक्शंस से भी आपने इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी किया था। तो इन सभी मेथड्स का यूज करके आप इंटीग्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल निकालें, उसके बाद में लिमिट लगा दें, नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से ये कुछ बेसिक क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं। और उसके बाद में फिर प्रॉपर्टीज का यूज करके फिर डेफिनेट इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल आपके सिंपल मेथड से नहीं आएंगे, वो प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत इजीली हो जाते हैं। सो इस टॉपिक में हम ये 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे। उनमें एक तो ये सिलेबस से आई थिंक हटा दिया है कि यूजिंग लिमिट एज ए सम ऑफ सीरीज, ठीक है। तो कुछ बेसिक टर्म इसमें ये हैं डेफिनेट इंटीग्रल में। नंबर 1, फर्स्ट नंबर ये है इसमें कि टू फाइंड आउट डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट, टू फाइंड आउट डेफिनेट इंटीग्रल एज ए सम ऑफ लिमिट, ठीक है, जिसमें एक सीक्वेंस होगी और जिसको हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल मेथड, तो उसका यूज करके हम लेकिन ये शायद यहाँ से मैं आपके सिलेबस से ये हटा दिया है, और जो पहले था इसके बाद में ये है कि जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि फाइंड आउट डेफिनेट इंटीग्रेशन यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला और मेथड्स एज, जैसे मेथड हमने कौन कौन से यूज किए थे, जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने कहाँ यूज किए थे, जैसे एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन मेथड के इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड्स ही
इसमें यूज होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया था, पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करे थे, पार्शियल फ्रैक्शंस, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको यूज किया था। सो ऐसे ही बहुत सारे मेथड इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किए थे। उन मेथड्स का यूज करके कुछ हम जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनका इंटीग्रेशन की वैल्यू डेफिनेट में फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जो बहुत थोड़े जंबल टाइप होंगे उनका इंटीग्रेशन हम बाय प्रॉपर्टी मेथड से। तो प्रॉपर्टी आगे हम डिस्कस करेंगे, और जिसमें प्रॉपर्टी मेथड यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो अभी इसको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, केवल इस वाले को डिस्कस कर रहे हैं, यूजिंग सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला और मेथड्स टू फाइंड आउट डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, जैसे अभी जो इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन लिया था वो इसी का था, और जो डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, इसकी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाले की डिस्कस तो मैं कर ही लेता हूं, क्वेश्चन इसके ज्यादा नहीं कराऊंगा। डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, जैसे हमने एक फंक्शन कंसीडर किया, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और लाइक दैट इस तरह से मान लिया ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, और जो डिफाइन है, डिफाइंड इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, इस तरह से a से b तक ये डिफाइन है। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे कि यहां से लेके ये फंक्शन डिफाइन है, एक्स एक्सिस पे ये क्लोज इंटरवल a टू b। अगर हम इस लेंथ को बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप में डिवाइड करें, जैसे यहां से लेके यहां तक, इस तरह की स्ट्रिप हमने कही n, अब ये दिखाने में मैंने थोड़ा सा इसको ब्रेथ इसकी ज्यादा ले ली है, लेकिन ये बहुत छोटा है, स्मॉल। अगर इस तरह की n स्ट्रिप लूं और हर एक स्ट्रिप की लेंथ को मैं h कहूं, इस स्ट्रिप की लेंथ को मैंने h कहा, तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो लेंथ है यहां से लेके ये a है, यहां से लेके यहां तक b है, सो इस लेंथ को मैं क्या कहूंगा, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ हो जाएगी एक्चुअली b माइनस a। सो b माइनस a लेंथ को अगर मैं n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, सो ईच लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज h। सो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इफ लेंथ b माइनस a इज डिवाइडेड इनटू n स्मॉल, ऐसे लिखे स्मॉल n इक्वल पार्ट्स, एंड लेंथ ऑफ ईच पार्ट इज h, यानी हर एक पार्ट की जो लेंथ है उसको हमने h कहा। अब ध्यान देना कि इस b माइनस a लेंथ को अगर मैंने n पार्ट्स में डिवाइड किया, ध्यान देना कि इस लेंथ को मैंने n पार्ट में डिवाइड किया, तो एक स्ट्रिप की लेंथ आ जाएगी, यानी लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिप, और उसको हमने क्या कहा है h। तो जो मैंने ये बात लिखी है इसका मतलब है सीधा सा कि b माइनस a अपॉन n इज इक्वल टू h। ओके, तो अब यहां समझना एक्चुअली हो क्या रहा है यहां पे कि a ये हो गया, अब यहां से h लेंथ की एक स्ट्रिप ली, जैसे ये है, तो अब ये अगर मैं इसको मिलाऊं, ये कर्व है, तो ये रेक्टेंगल की शेप हो जाएगी, यानी a और ये एफ ए कहा जाएगा, एक्चुअली ये एफ वी, और h लेंथ हो गई तो ये हाइट हो जाएगी एफ ए प्लस एच।
तो h इसकी ब्रीथ हो गई एफ ए प्लस एच, ये लेंथ हो गई, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा h इंटू एफ ए प्लस एच। ठीक है, ऐसे अगले वाली में h जुड़ गया ये, तो a प्लस टू एच हो गई यहाँ। अब इस ये बन गया एफ ए प्लस टू एच। अब एफ ए प्लस टू एच और h इसका मल्टीप्लाई किया तो इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया। फिर h हुआ तो ये बन गया a प्लस थ्री एच, ये a प्लस थ्री एच पॉइंट हो गया और हाइट हो गई एफ ए प्लस थ्री एच। अब एफ ए प्लस थ्री एच में h का मल्टीप्लाई हो गया तो इसका एरिया हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह कि बहुत सारी स्ट्रिप, बहुत सारी यानी एन स्ट्रिप को हमने बहुत बड़ा कर दिया तो वो स्ट्रिप की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी। मतलब ये है कि ये जो चौड़ाई जिसको बोल रहे हैं ब्रीथ, अगर मैं इस स्ट्रिप को बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो ये स्ट्रिप की जो ब्रीथ है वो बहुत कम होती चली जाएगी, और कम होती चली जाएगी तो सभी एरियाज का, रेक्टेंगल के एरियाज का जो सम होगा, अभी तो ये बहुत चौड़ा दिख रहा है, अगर ये बहुत नजदीक आ जाए तो ये कर्व और ये चीज ये बिल्कुल सेम हो जाएगी। ये जो मैं दिखा रहा हूं ये चीज, ये इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा फिर अगर मैं इसको बहुत पतला कर दूं तो इस तरह की कितनी इनफाइनाइट स्ट्रिप का सम करें तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया है वो निकल आएगा। इसी को डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। सो इसका मतलब क्या है कि ए से b तक एफ एक्स, सो हम क्या कर रहे हैं कि h पहली स्ट्रिप लिया हमने, पहली स्ट्रिप की जो हाइट है वो एफ ए, ठीक है, h से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गई h इंटू एफ ए, एक रेक्टेंगल बना जिसका एरिया हो गया। अब दूसरी एफ ए प्लस एच, इसका h से मल्टीप्लाई हुआ तो अगले वाले का एरिया हो गया। फिर एफ ए प्लस टू एच, इसकी h ब्रीथ है, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो इसका एरिया हो गया। फिर एफ ए प्लस थ्री एच, इसका h से मल्टीप्लाई हुआ तो अगली वाली का एरिया हो गया। ऐसे ही ये सभी एरिया मिलाते चले गए, लास्ट वाली चूंकि n तक, तो इस तक क्या होगा एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ध्यान देना इस पे एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक, ये लास्ट वाली जो हाइट होगी वो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच होगी। अब इन सभी में एच का मल्टीप्लाई हो रहा है तो सभी को ऐड कर दीजिए और एच कॉमन ले लीजिए यहाँ पे इस तरह से, ये एच का मल्टीप्लाई हो गया सभी में, सभी रेक्टेंगल का एरिया बन गया। तो इस कर्व ने एक्स एक्सिस के साथ कितना एरिया कवर किया वो आ जाएगा, कहां से ए से लेके बी लिमिट तक, किसका एफ एक्स का। ठीक है, लेकिन एच क्या है, एच एक ऐसी स्ट्रिप है जिसकी चौड़ाई यानी बहुत कम, एच की वैल्यू निग्लेक्सिबल है, बहुत टेंस टू जीरो, जिसका मतलब यह है कि इस लेंथ को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया n में। अगर ये पार्ट्स n बहुत ज्यादा हो जाए, इनफाइनाइट, टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये जो ब्रीथ है इसकी जो h हमने जिसको कहा है वो बहुत कम हो जाएगा, यानी टेंस टू जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ पे लगा के b माइनस ए अपॉन इनफाइनाइट, तो अपॉन इनफाइनाइट क्या होगा टेंस टू जीरो। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया अगर n इफ n टेंस टू इनफाइनाइट है तो h क्या होगा टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, तो जब इतनी पतली पतली स्ट्रिप का हम एरिया निकालेंगे तो ये कर्व की जो बनेगी ये रेक्टेंगल बन जाएंगे, रेक्टेंगल बन जाएंगे तो हमने उन एरिया को h इंटू एफ ए प्लस एच, h इंटू ए प्लस एफ ए प्लस टू एच, h इंटू एफ ए प्लस थ्री एच एंड सो ऑन करके यहाँ h कॉमन ले लिया। लेकिन अब हमें h बताना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। ये जो h है ना, क्योंकि स्ट्रिप कितनी है n, और n टेंस टू इनफाइनाइट वाले केस में ये h की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी टेंस टू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है जिसको हमने कहा है डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। तो सम ऑफ लिमिट तो ये इसी को बोल देते हैं फंडामेंटल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये इससे क्वेश्चन भी करके दिखाया जा सकता है, लेकिन आई थिंक ये हटा दिया है सिलेबस से ये फॉर्मूले का यूज, तो वो मैं एक बार देख के डिस्कस करूंगा, एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद में ये फॉर्मूले से एक दो क्वेश्चन कराऊंगा। हालांकि बोर्ड में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछ सकते हैं अगर है तो सिलेबस में, और सिलेबस से हटा दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आगे जो बात कर रहे थे हम क्वेश्चन कराने की वो एक बार देख लेते हैं।
टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डेफिनेट इंटीग्रल। तो कॉमन इंटीग्रल क्या है कि जैसे अभी क्वेश्चन किए हमने, जिसमें आपको सीधा इंटीग्रेशन करना और लिमिट लगानी है, लाइक दैट। जैसे क्वेश्चन अभी ले लें हम कि पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 1/1 माइनस cos 2x dx, ये है। अब देखो, इस पे लिमिट पे अभी फोकस नहीं करना अपन को, केवल इसका इंटीग्रेशन निकालने पे फोकस करना है। तो इंटीग्रेशन वेरी इजी। तो कैसे कि 1/1 माइनस cos 2x, तो क्या हो जाएगा इसको 2 sin स्क्वायर x dx, लिमिट लिखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2, इस तरह से। तो 1/2 कांस्टेंट है, आ जाएगा यहाँ पे। इसको आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर x dx, पाई बाई 4 लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट x। सो -1 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए। अब लिमिट लगा दीजिए इस पे, पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। सो आंसर में क्या मिलेगा, अपर लिमिट x की जगह रखोगे कॉट पाई बाई 2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट। सो माइनस लिखा है, कॉट पाई बाई 2 0 होता है, कॉट पाई बाई 4 1 होता है, सो दिस इज 1। सो 1 इसका आंसर हो जाएगा। सो वेरी सिंपल। अभी इसमें लिमिट लगाना सीखो, कैसे लगाते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इंटीग्रेशन एज यूजुअल जैसे आप करते आए हो वैसे ही होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक दैट, जैसे 0 टू इनफाइनाइट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इस पे अभी भूल जाते हैं इसको, फिलहाल इतने को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। tan इनवर्स x, इसकी जगह t लगा लेते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन आपका क्या बनेगा, देखो साइन t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह लिख दोगे dt। अब देखो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो इसका इंटीग्रेशन करें, और इंटीग्रेशन करने के बाद ये लिमिट लगाएं, और एक ऑप्शन ये है कि हम साथ में ही लिमिट भी इसकी चेंज कर लें, और लिमिट चेंज करने के बाद फिर हमें इसको t की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, हम लिमिट भी t की ले लें। जब हमने x के फंक्शन को t में कन्वर्ट कर लिया, तो अच्छा ये रहता है कि जिसमें कन्वर्ट किया है लिमिट भी हम उसी की लगा लें। जैसे x की लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमने tan इनवर्स x को t मान लिया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t में कन्वर्ट हो गया। अब हमें सही ये है कि हम इस लिमिट को x को चेंज करके, तो इस लिमिट को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा फंक्शन t में कन्वर्ट हो गया, तो ये लिमिट भी हमें चेंज करनी चाहिए। सो ये लिमिट चेंज करके हमारा बड़ा इजी हो जाएगा कि tan इनवर्स x, देखो सीधी सी बात, tan इनवर्स x को हमने t में कन्वर्ट किया है। सो अगर मैं x की जगह 0 लगाऊं, तो देखो tan इनवर्स 0 0 होता है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो 0 मैंने लोअर लिमिट लगाई, तो यहाँ भी लोअर आ जाएगा, नहीं 0 आ गया। ठीक है। अब tan इनवर्स, अब अपर लिमिट लगाता हूं, tan इनवर्स इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बोली tan इनवर्स में किसकी होती है, पाई बाई 2 की, तो t की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। सो अपर लिमिट हो गई यहाँ पे पाई बाई 2। अब ये t की लिमिट बन गई, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, साइन t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस t। अब कॉस t ये लिमिट t की है 0 टू पाई बाई 2, सो माइनस कॉस पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और दिस इज 1, सो cos 1। तो इस तरीके से ये आंसर आपके हो जाएंगे। इसके बाद में मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos x dx 2 plus sin x into 1 plus sin x। तो सिंपल मेथड से कर लें इसको, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कि लेट साइन x इज इक्वल टू t, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, सो नो प्रॉब्लम। cos x dx इज इक्वल टू dt, डिफरेंशिएशन हो गया है। अब t में ही इसकी लिमिट लगा देते हैं। देखो यहां तो हमने cos x dx की dt लिख लिया और नीचे लिखूंगा 2 प्लस टी 1 प्लस टी, सो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे t की ही लिमिट लगानी पड़ेगी। रिलेशन में से कैसे बनाया है, साइन x को t माना है मैंने, सो x की लिमिट है लोअर 0, तो 0 लिमिट लगाओ यहाँ पे, तो साइन 0 0, तो t की क्या आ जाएगी 0 0 लोअर लिमिट। ध्यान से समझो इसको कि ये लिमिट लोअर है और लोअर लगाई जब मैंने तो लोअर ही t की लिमिट आएगी। तो x इक्वल टू 0 लगाया, साइन 0 0 हो गया, तो t की वैल्यू क्या आ गई 0, तो लोअर की जगह हो गया। अब π/2 लगाओ तो साइन π/2 क्या हो गया 1 हो गया, सो यहाँ अपर लिमिट की जगह क्या आ जाएगा 1। अब मुझे क्या करना है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन इसके डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, देखो 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 2। देखो सीधी सी बात है कि आप जब इतना पार्शियल फ्रैक्शन किए हैं तो आप डायरेक्ट समझ पाओगे कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। देखो ये फैक्टर है, डेफिनेट बात है कि इनका डिफरेंस या सम ही हम ले सकते हैं यहाँ पे। अब कांस्टेंट क्या आएगा वो इसके एलसीएम पे डिपेंड करेगा। तो t प्लस 1 t प्लस 2 का डिफरेंस जब हमने देखा तो 1 आ रहा है और 1 ही इसका न्यूमरेटर है। सो हमने क्या किया कि 1/t प्लस 1 माइनस, अब इसका एलसीएम लेके देखेंगे तो t प्लस 2 माइनस t, वही चीज आ जाएगी 1। ओके, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए, इसका हो गया log t प्लस 1, इसका हो गया माइनस log t प्लस 2, ठीक है। और यहां ये लिमिट 0 to 1 ऐसे लिख लेते हैं। सो देख लीजिए यहाँ log m/n हो जाएगा log t प्लस 1/t प्लस 2। देखो अब यहाँ अगर हम t की लिमिट नहीं लगाते तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता कि t की जगह sin x लगाना पड़ता। फिर अगर हम यहाँ लिमिट ये चेंज नहीं करते 0 to π/2 ही रहने देते तो हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि t की जगह, अब ये आ गया आंसर, तो अब t की जगह sin x लगाओ, sin x प्लस 1 sin x, फिर लिमिट लगाओ 0 to π/2, ठीक है ना। तो बेटर यही रहता है कि आप लिमिट को चेंज कर लें साथ ही। अब अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट यानी 1 लगेगा इसमें t की जगह पे, सो log 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 2 3, अपर लिमिट हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट 0 लगाओगे तो 0 प्लस 1 0 प्लस 2, सो 1/2 लग गई लिमिट। अब log m माइनस log n 2/3 1/2, सो आंसर इज 2 ऊपर चला जाएगा 4/3, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 फिर sin to the power 4x dx। ये अब ये यहां क्या करना आपको, सीधी सी बात, sin to the power 4x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, तो जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में किया था वैसे ही करना है अपन को। लिमिट लगी रहने दो ऐसी, लिमिट में कुछ चेंज नहीं करना। sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख लेंगे इसको। इसके बाद फिर क्या करेंगे, देखो साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होल टू द पावर 2 dx। देख लो ऐसे लिखा जा सकता है। और 2 का स्क्वायर 4 आएगा तो इसको तो मैं बाहर कर लेता हूं। यहाँ पे लिमिट में कुछ भी चेंज नहीं है 0 to π/2, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन यूज ही नहीं कर रहे हैं, सो लिमिट चेंज होगी, लिमिट एज इट इज रहेगी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा देंगे, सो क्या आएगा देखो 1 यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 cos 2x 2a भी हो गया,
फिर बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 2x, ये बना। अब क्या कर सकते हैं, 1/4 आपका है, इसको लिखा रहने दो, 0 to π/2, 1 - 2 cos 2x। अब cos स्क्वायर 2x को फिर अगेन यही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि cos 2x का फॉर्मूला क्या बनेगा जाके 2 cos स्क्वायर माइनस ये बनेगा 2 cos स्क्वायर x -1। अब यहाँ 4x होता तो 2 cos स्क्वायर 2x हो जाता। तो इस कंडीशन में cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी, 1 + cos 2x/2। अब यहाँ है क्या, cos स्क्वायर 2x है, 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + cos 4x हो जाएगा। सो यहाँ लिखोगे 1 + cos 4x/2 इस तरह से। अब 1/4 0 to π/2। अब एलसीएम लोगे यहाँ पे तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आएगा 2 - 4 cos 2x + 1 + cos 4x और अपॉन में 2, ये अपॉन वाला 2 इधर ले लीजिए, ठीक है। सो आपका बन गया 1/8 0 to π/2, ठीक है। 1 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - 4 cos 2x + cos 4x। अब इसका देखो, अब हमें डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन करना है तो क्या मिलेगा, देखो 1/8 3 का 3x हो जाएगा ये, -4 इसका cos 2x का होगा sin 2x/2, cos 4x का होगा sin 4x/4। लिमिट आपकी यही रहेगी 0 to π/2, कि कुछ सब्स्टिट्यूशन में ही लिमिट चेंज होती है, बाकी लिमिट चेंज नहीं होती। सो आप यहाँ पे अब लिमिट यूज कर दीजिए आंसर लिखने के लिए। सो 1/8 आपके पास है ऑलरेडी, और 1/8 लिखा रहने दो यहाँ पे। अब ये लगाओगे लिमिट तो कितना हो जाएगा, 3π/2। भाई अपर लिमिट लगाएंगे, -4/2 यानी 2 हो गया, sin 2x तो 2π हो गया, वो सॉरी sin π हो गया, sin π की वैल्यू 0 होती है, प्लस sin 4π/2 sin 2π दिस इज ऑल्सो 0, ये भी 0 हो गया। तो ये तो रही अपर लिमिट, माइनस अब लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाओगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लगाओगे 0 हो जाएगा। सो टोटली जो आंसर आपका मिला ये 0 हो गए, तो 3π/16 दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं आपको जो क्वेश्चन अभी होमवर्क में दे रहा हूँ उसको सारे के सारे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन वाले मेथड से ही आपको करने हैं, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है। एक्सरसाइज है वो भी इसी बेस पे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप होमवर्क लिखिए, बाकी जो प्रॉपर्टी वाले जो मेथड्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको हम अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आप उनको नोट करिएगा। अब ये होमवर्क नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट x into e⁻x dx। क्वेश्चन नंबर 2 है लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट e 1 to e e⁻x ब्रैकेट 1 + x log x upon x। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 to π/4 लिमिट sin 2x upon sin 4x plus cos 4x। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 0 to π/2 लिमिट है 1/a² cos² x plus b² sin² x। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, सो आप उनको ट्राई करिए। ओके।